हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। फाइन। सो बेसिकली कल हमने इसमें जो टॉपिक पढ़ा था वो था सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर अगर हमने एक सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज। क्योंकि वो जो वेपर प्रेशर था अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसका मिला था, सॉल्वेंट का मिला था। फाइन। जिसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि लाइक राउल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। तो एक जो वेपर प्रेशर का सल्यूट डालने के कारण, सॉलिड सल्यूट डालने के कारण जो कम हो जाना है वो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड है। वैसा ही कुछ पार्ट, एक अलग ही पार्ट इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं जो प्रॉपर्टीज इस बात के लिए एसोसिएटेड है कि जब सॉल्वेंट के अंदर एक सॉलिड सल्यूट डाला जाता है तब क्या कुछ होता है। ठीक है ना। सो वर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले तो समझने की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस क्या है, चीज क्या है ये। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज वो होती हैं द प्रॉपर्टी which depends upon nature of solute या फिर सॉल्वेंट। अब नेचर से मतलब मास से भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके साइज से भी हो सकता है, शेप से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। सल्यूट कौन सा है यानी कि नेचर, कितना मास है, कितना शेप है, कितना साइज है, इन सब बातों के ऊपर अगर आपकी सल्यूट की प्रॉपर्टीज या आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है तो वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। क्लियर। एंड कॉलिगेटिव क्या है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर जो सिर्फ गिनती के ऊपर डिपेंड करता है, वो गिनती किसी की भी हो। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, सॉल्वेंट के अंदर चाहे 10 यूरिया डाला और चाहे 10 ग्लूकोज डाला, उससे सेम ही इंपैक्ट पड़े। हमें नहीं फर्क पड़ता कि यूरिया डाला है कि ग्लूकोज डाला है, गिनती में कितना डाला है। वो अगर हमारा वेपर प्रेशर सेम ही डिक्रीज कर रहा है तो उसे बेसिकली बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली यार कॉन्स्टिट्यूशनल तो सिर्फ नाम के लिए था, डेफिनेशन के लिए था। हमारा जो बेसिकली चैप्टर है अब आगे प्रोसीड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। यानी कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मायने रखते हैं। इज दैट क्लियर। तो चार प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है इसके अंदर, कॉलिगेटिव के अंदर। द वेरी फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure। relative lowering कम हो जाना मतलब वेपर प्रेशर का। फाइन। लगभग सेम सा टास्क है जो हमने कल किया था। क्लियर। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज depression in freezing point and fourth one is osmotic pressure। so basically चार प्रॉपर्टीज हैं। relative lowering in vapor pressure यानी कि RLVP, ठीक है ना। फाइन। तो elevation in boiling point, depression in freezing point and ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार प्रॉपर्टीज हम एक एक करके पढ़ेंगे जो कि बेसिकली ये बात प्रूव करेंगे कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो बेसिकली एक मतलब जो उसकी डिपेंडेंसी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आज के हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पहले वाला ही करेंगे, धीरे धीरे करके हम ये चारों प्रॉपर्टीज पूरी करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज relative lowering in
वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा फैक्ट बनाते हैं हम लोग। वो डायग्राम है और मान के चलिए एक दूसरे के पूरे क्लोज हैं। ये बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल, तो ये उड़ेंगे, नीचे भी आएंगे, अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा उसे हम बेसिकली पी नॉट बोलेंगे, इजंट इट? क्यों बोलेंगे पी नॉट? बिकॉज ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पर अब मैंने क्या करा है, ये जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे, अब मैंने इसके अंदर कुछ क्या कर दिए हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करा दिए। ढंग से बनाएंगे थोड़ा सा, क्लियर? तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए हैं। यहां सारे के सारे क्या थे, सॉल्वेंट पार्टिकल थे सरफेस पे, पर यहां दिख रहा है जो पूरे का पूरा ढाक भरा हुआ है, ये जो चीज मैंने बनाई है वो सॉल्यूट है। कौन सा? सॉलिड इन नेचर। फाइन। तो क्या अब उतना वेपर प्रेशर जनरेट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। कल हमने किए थे ये बात, जब सरफेस पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही कम रह गए हैं, तो जैसे मैंने पहले दिखाने के लिए 3 एरोस दिखाए थे, अब 2 दिखाए, क्योंकि अब उतना यार वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब सरफेस पे पहले 20 पार्टिकल अगर उड़ने के लिए तैयार थे, तो अब उतने नहीं है। कल वाले एग्जांपल के हिसाब से देखें तो 12 ही है। अब क्यों? क्योंकि जब सारा सरफेस भरा ही हुआ, अब उसमें कुछ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो उड़ना नहीं चाहते। समझिए? क्लियर? तो अब ये जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ है, इसे हम बोलते हैं पीएस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पे सिर्फ क्या था, सॉल्वेंट था, यहां पे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आ गया है, और सबसे बड़ी बात, वो जो सॉल्यूट है नेचर में वो सॉलिड है। क्लियर? तो अब ये जो बन गया है, ये बन गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये प्योर सॉल्वेंट का था, ये है सॉल्यूशन का। कौन सा ज्यादा है? पक्का बताइए, ये ज्यादा है, इजंट इट? क्योंकि यहां तो उतने पार्टिकल उड़े ही नहीं। तो कितना लोअरिंग हुआ? व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? लोअरिंग हुआ पी नॉट माइनस पीएस। कितना लोअरिंग हुआ? पी नॉट माइनस पीएस। कितना कम हो गया? जितना होना चाहिए था माइनस जितना है, यानी कि पी नॉट माइनस पीएस। ये जो डेल्टा पी है, ये कितना आया है? पी नॉट माइनस पीएस आया है, इजंट इट? तो रिलेटिव लोअरिंग कितना आ गया? आप तो लाइन में लिखते जाना, मेरे पास वहां जगह नहीं थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आ गया? देखो, रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन। क्लियर? तो रिलेटिव लोअरिंग क्या आ गया? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इजंट इट? यानी कि डेल्टा पी क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। दिस इज अवर रिलेटिव लोअरिंग। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? समझिए एक बार, ये अगर अकेला सॉल्वेंट था तो पी नॉट आया, इसमें सॉलिड सॉल्यूट डाला तो सॉलिड इवेपोरेट नहीं हो पाया, जिसके कारण अब जो वेपर प्रेशर है वो रिलेटिवली क्या हो गया? कम। तो ये आ गया पीएस। दिस इज पी नॉट, दिस इज
पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, पी नॉट जब अकेला सॉल्वेंट था तब का वेपर प्रेशर है। तो कितना कम हो गया, जितना अकेले के टाइम पे आना चाहिए था माइनस जितना अब है वो हमारा हो गया कम। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड रिलेटिव लोअरिंग कितना आ गया, डिवाइड बाय द इनिशियल कंडीशंस यानी कि पी नॉट, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और डेल्टा पी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूला को। फाइन, सो वी नीड टू इरेज दिस। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को हम आगे सब्स्टिट्यूट, जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। अब सोचने की बात ये है कितना कम हुआ है, कितना लोअरिंग आएगा, लोअरिंग आएगा उतना जितना सल्यूट पार्टिकल होगा। अगर आप सॉलिड ज्यादा रखते जाओगे तो उड़ना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा तो लोअरिंग और होती जाएगी। सोच के देखिए, देखो 20 था जो पहले उड़ सकता था, अब आपने उसमें से ना 8 सल्यूट कर दिया, अब बचे 12। सरफेस की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना। अब बचे 12 उड़ सकते थे, तो कोई पेपर सपोज 20 वाले 20 पेपर प्रेशर जनरेट कर रहे थे तो 12 वाले 12 कर रहे थे, तो कितना कम हुआ इस टाइम पे, वेपर प्रेशर 8 कम हो गया। पर अगर आपने मान लीजिए सल्यूट थोड़ा और बढ़ा दिया, सपोज 4 सल्यूट पार्टिकल और रख दिए, तो ये कितना रह जाएगा, सिर्फ 8 ही रह जाएगा। वेपर प्रेशर भी कितना रह जाएगा, 8। तो कितना लोअरिंग हो जाएगा, अब 12 लोअरिंग हो जाएगा। 20 था 8 रह गया, कितना लोअरिंग हो गया, 12 लोअरिंग। यानी कि जैसे जैसे तुम सल्यूट डालते जाओगे वेपर उड़ने कम होते जाएंगे। अगर वेपर उड़ने कम होते जाएंगे तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, लोअरिंग। जितना ज्यादा सल्यूट डालते जाओ, ये सिंपल सी बात है, जब कोई ऐसी चीज डालते ही जाओगे जो उड़ ही नहीं सकती तो आपका उड़ना क्या हो जाएगा, अगर पूरे सोल्यूशन का ओवरऑल उड़ना कम होता जाएगा, यानी कि आपका वेपर प्रेशर लोअर होता ही जाएगा। यानी कि ये सारी बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस बात के, नंबर ऑफ या सल्यूट पार्टिकल्स के। फाइन, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि लाइक डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई रिप्रेजेंट करने का तरीका जो बनाया गया आपको स्टैंडर्ड वो क्या है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन, वो गिनती बता देगा। क्लियर? क्योंकि जितनी गिनती डालते रहोगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, सल्यूट के कितने पार्टिकल हैं, जिसको हमने मोल फ्रैक्शन में डिनोट किया। तो इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, ये पी नॉट माइनस पी एस है और ये पी नॉट ही है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम इसको करें रिवर्स कर लेते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, तो ये बन गया है पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, मैंने उल्टाया है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल लिया है, एंड एन ऑफ सल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन ऑफ सल्यूट। क्लियर? तो ये बन गया है पी नॉट माइनस पी एस 1 प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन एन ऑफ सल्यूट, ये 1 इधर आ गया है, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। काफी ज्यादा स्मूथ डेरिवेशन है, तो ये एलसीएम ले लेंगे, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। कोई दिक्कत? तो ये सॉल्व होके आ गया है पी एस अपॉन
P naught minus PS is equal to number of moles of solvent upon number of moles of solute. कोई दिक्कत? Again take the reciprocal. तो P naught minus PS upon P naught is equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent is the final formula for the relative lowering in vapor pressure. कोई दिक्कत? तो P naught minus PS यानी कि इनिशियल जितना अकेले सॉल्वेंट का होना चाहिए था माइनस जितना सोल्यूशन का है अपॉन, सॉरी ये PS आ गया है, सही कर लीजिए इसे। तो P naught minus PS upon PS यानी कि जो सोल्यूशन का है, देखो पहले जो हमने लिया था वो ये आ रहा था। इसमें एक दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई प्लस वाला टर्म है, हमने इसलिए किया। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, थोड़ा सा फर्क क्या है, P naught minus PS सेम है अपॉन P naught है पर यहाँ PS है, अब का है। और इतना करने से हुआ क्या कि ये डिनोमिनेटर का जो एडिशन था ये थोड़ा सा आसान हो गया है। क्लियर? अब ये काफी ज्यादा आसान टर्म है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को तो हम गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी भर सकते हैं। ये तो सीधा है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ सकती थी, कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये जो हमने इतना डेरिवेशन करा है जस्ट टू मतलब ईज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला सारा आसानी से लगाया जा सकता है। P naught minus PS upon PS is equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent. कोई दिक्कत? So let's have the numerical of RLVP. देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है हमारे पास। The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature, प्योर बेंजीन का ये दिया हुआ है यानी कि ये हमारे पास आ गया P naught। क्लियर? बेंजीन का अ नॉन वॉलेटाइल यानी कि यहां से क्या पता चलता है, सल्यूट जो है अब यानी कि वो बेसिकली क्या है, उड़ने वाला नहीं है, सॉलिड सल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम। न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एक चीज समझिए, ठीक है ना, वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शब्द क्यों लिखा गया है? देखो अगर हम कोई ऐसी चीज डालते जो अंदर जाके टूट जाती, 2 या 3 हो जाती तो गड़बड़ हो गई थी, isn't it? सोच के देखिए पहले तो भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने चीज डाली 10, आपने कोई ये सब्सटेंस 10 डाला और हम पहली बात कर चुके हैं प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नंबर से फर्क पड़ता है, नंबर से। इसका मतलब अगर कोई चीज 10 डाली और वो अंदर जाके टूट गई और 20 हो गई, मान लो वो 100% डिसोसिएट हो गई और 20 हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। मान लो आपने कोई ऐसी चीज डाली जो 10 डाली, अंदर जाके वो एसोसिएट हो गई, एसोसिएशन भी तो हो जाता है, एसिटिक एसिड 2 लोग मिल जाते हैं, डाइमराइजेशन फॉर्म में रहते हैं। तो अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कुछ भी हो गया, अपनी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात के लिए यहां एक शब्द लिखा गया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। हम लोग ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छा फैक्टर है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये बात पढ़ने वाले हैं कि गिनती में भी एक बात डिपेंड करती है कि भाई आपने जो सल्यूट डाला है वो कहीं टूट तो नहीं रहा, या वो कहीं 2 या 3 जुड़ तो नहीं गए, डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन तो नहीं हो गया। तो ये बात डेफिनेटली डिपेंड करती है। इसी बात के लिए यहाँ एक शब्द लिखा गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है। अभी तक वैसे भी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है ना, वो मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्व कराया था। अभी हमने डिसोसिएशन और एसोसिएशन को माना ही नहीं है, ठीक है ना, हम अपने कल के लेक्चर में ये मानेंगे जो अभी आगे आएगा। क्लियर? तो बेसिकली अब तक जो हमने फॉर्मूला किया ना आरएलवीपी का, फाइन, रो लवांगे व्या पिछो, ये जो आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो ये हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्व किया था। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम यानी कि मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है
व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देन, यानी कि अब पहले से कम हो गया, इतना हो गया, कम तो होना ही चाहिए था जब सॉलिड सॉल्यूट डाला है। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द, बहुत ही ज्यादा आसान है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है। तो P नॉट माइनस PS अपॉन PS, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? तो P नॉट बेसिकली यानी कि इनिशियली जब पहला सॉल्वेंट था वो हमें दिया हुआ है 0.850 माइनस PS यानी कि अब सॉल्यूशन का कितना है 0.845। पहले तो यही ध्यान दिया करो, कम हो गया ना, कम होना बहुत जरूरी है, अपॉन PS यानी कि 0.845 अब वाला प्रेशर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 0.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये तो निकालना ही है, अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 39 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन का जो कि होता है C6H6 का मोलर मास 78, ये तो हाफ ही आ गया उस हिसाब से, क्लियर, और ये हाफ ऑफ कट भी गया उस हिसाब से, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, ये आ गया हाफ ऑफ कट गया, ये आ गया 0.005, ये आ गया 845, 8 बटे 845, तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये आ गया है 169 170 के आसपास आ गया है, क्लियर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 170 ग्राम्स। कोई दिक्कत? फाइन, व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन दिस इज अ इजी टास्क, कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, P नॉट दिया हुआ था, PS दिया हुआ था जो कम होके आ गया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली जो भी कैलकुलेशन आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत? एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फाइन, तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, पर उससे पहले एक बात ध्यान रखना, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं दिस इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ऐसे सॉल्यूट के लिए जो टूट नहीं रहा है, समझ रहे हो ये बात, जो अंदर जाके ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है, टूटने और जुड़ने वाले करने हैं अभी, देखिए। So here we have the another numerical, calculate the weight of urea, यानी कि गिवन मास ऑफ यूरिया निकालना है। देखो यहाँ पहले तो एक यूरिया वाली बात ही समझो, ये देखो ये इस क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूरिया डिसोसिएट नहीं हो रहा, इसीलिए ये वही क्वेश्चन है जो अब तक हम पढ़ रहे हैं, क्लियर। एक ऐसी चीज ली है जो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रही है, ध्यान रखना है कॉलिगेटिव के क्वेश्चनों में, बार बार बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए, कॉलिगेटिव के क्वेश्चनों में इस बात का ध्यान रखना है कि क्या चीज है, सॉल्यूट यूरिया है, टूट नहीं रहा, क्योंकि टूट जाएगा या जुड़ जाएगा तो गिनती का फर्क पड़ेगा, और गिनती ही तो सब कुछ है, सब कुछ गिनती ही है। कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया व्हिच मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 400 ग्राम वाटर, पानी का मास दिया हुआ, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, so the final solution has the vapor pressure 2% less than the vapor pressure of pure water, मतलब डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली सब कुछ ही दे रखा है, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लेट कर लेते हैं, फाइन, कर ले, मैथ वालों को थोड़ी हक है यार लेट का, हम लेट कर लेते हैं, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी 100, क्लियर। तो 2% कम लेना है, क्योंकि परसेंट में 100 लिया है, तो फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है आफ्टर सॉल्यूट, तो ये 2% कम हो गया, तो ये आ गया 98, क्योंकि परसेंट में सीधा ही 100 में से 2 कम किया जा सकता है, ये आ गया 98। तो दिक्कत क्या है भाई, P नॉट माइनस PS अपॉन PS, बस, तो उसके बाद तो क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट यानी कि यूरिया है ये दोनों चीजें, एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी है यहाँ पे, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या दिक्कत है यार, पी नॉट कितना है 100 माइनस 98 अपॉन 98, गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट कितना है, अरे यही तो निकाला, यूरिया का मास 60, पता है ना ये फॉर्मूला है यूरिया का। यूरिया के बारे में खास बात बताया ना, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लैब में बना हुआ सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। क्लियर? अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ये दिया हुआ है 400, अपॉन मोलर मास ऑफ पानी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है 18, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है यार, एक्स सॉल्व कर लेना, 27.2 ग्राम, कोई दिक्कत? क्लियर? सॉल्व कर लेना, तो क्या दिक्कत है? फाइन। सो ये हमने किया है RLBP यानी कि रोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स। फाइन। सो अपनी अगली वीडियो में हम लोग इसे फॉर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जब ये एसोसिएट या डिसोसिएट होगा तो क्या है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, एंड जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आगे चलेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया यार, शेयर कर दिया करो, कोई इसमें मूल्य नहीं लगता है।